गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है 3 बजे से स्टार्ट करने का है, तो बाकी जो है बाकी सब जुड़ते जाएंगे। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए। तो जैसा कि ये जो हम लोगों का विनायक एकेडमी के थ्रू से जो ये जो प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है स्टॉक मार्केट एजुकेशन का, जो कि कंप्लीटली फ्री है हर किसी के लिए। तो इससे पहले हम लोग जस्ट जो स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है, बेसिक्स के बारे में हम लोग जाने, स्टॉक मार्केट का टर्मिनोलॉजी के बारे में जाने, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, इसका जो बेसिक धारणा रहना चाहिए एक बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट में जो पहली बार अपना कदम रख रहे हैं या जो कुछ दिनों से इस मार्केट में है भी। तो उनके लिए काफी कुछ एडवांस तरीके से हम लोग डिस्कशन किए हैं, समझाए हैं, बताए हैं कि कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले किन किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस के ऊपर, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, इन सब का जो बेहतरीन जो यूज किया जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग किए हैं, ठीक है। और प्रीवियस जो 2 सेशन हम लोगों का हुआ है, प्रीवियस 2 सेशन में हम लोग इंट्राडे में किस तरह से बाइंग करना चाहिए, इंट्राडे किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से करना एक बिगिनर के लिए या जो इस मार्केट में साल 2 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंट्राडे में। उसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस जो सेशंस हैं उसमें हम लोग बातचीत किए हैं, जिसमें खास करके इंट्राडे में जैसे बहुत सारे जो पर्सन्स हैं जो क्या करते हैं कि सिंगल स्टॉक में अपना पूरा बेट लगा देते हैं, अपना पूरा कैपिटल एक स्टॉक में डाल देते हैं। तो उस जगह में अगर वो बास्केट ट्रेडिंग के ऊपर अगर फोकस करे, बास्केट बना के अगर ट्रेड करे और बास्केट का जो रूल्स है, जो टर्म्स कंडीशन है, जो डिसिप्लिन्स है उसको अगर फॉलो करके अगर वो करना शुरू करे, तो वो सिंपली है कि आने वाला 3 साल, 3 महीना या 6 महीने के भीतर उनको अपना जो रिजल्ट है, प्रीवियस जो वो काम किए हैं साल 1.5 साल 2 साल तक, वहां पे उनको जो रिजल्ट मिला है और जो प्रोसेस मैंने प्रीवियस जो सेशन है उसमें मैंने डिस्कस किया है उसको अगर बैक टेस्ट करके उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट करके अगर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको देखना शुरू हो जाएगा, दिखने लगेगा। मतलब सिंपली है क्या कि अभी तक जो लॉस होता है, जो लॉस का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और लॉस सिर्फ लॉस नहीं, बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है, वो धीरे धीरे आपका घटना शुरू होगा। और मेन जो कि मैं बार बार ये कहता हूं कि हम लोगों के हाथ में, इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, हम लोगों के हाथ में, एक रिटेल ट्रेडर के हाथ में लॉस ही होता है कि लॉस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, लॉस को हम किस तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर उस चीज के ऊपर अपना फोकस ज्यादा रहे तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या है, हम लोग प्रॉफिटेबल की और हम लोग बढ़ सकते हैं, प्रॉफिटेबल जर्नी अपना शुरू हो जा सकता है। तो प्रीवियस का जो 2 सेशन है उसमें एक सेशन तो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, दूसरा सेशन भी मोस्ट प्रोबेबली आज या कल के भीतर में डाल दूंगा। तो उसको अगर कोई मिस किए हैं तो उसको भी आप लोग वहां पे जाके फिर से एक बार देख के और अपना बैक टेस्ट करके उसके बाद आप लोग करने का कोशिश कीजिए। और मेरा उम्मीद है कि रिजल्ट आप लोगों को अच्छा दिखेगा, क्योंकि मुझे मिला है, ठीक है। तो यही सिलसिले में अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ना है किस चीज को लेके, अब सिंपली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये एक हॉट केक कह सकते हैं आज हम लोगों का जो इंडियन मार्केट है। और इंडियन मार्केट में आप कह सकते हैं कि 90% जो पर्सन है, 90% खास करके जो बिगिनर्स हैं जो एंट्री कर रहे हैं इस मार्केट में, तो हर किसी को फ्यूचर और ऑप्शन, उसमें भी फ्यूचर्स को साइड रख दीजिए, ऑप्शंस के ऊपर उन लोगों का खास तौर पे इंटरेस्ट है। और ऑप्शंस में वो काम ऑलरेडी जो एंट्री किए हैं काम भी किए हैं और अपना हाथ भी जला चुके हैं। हाथ जलाना मतलब सिंपली अकाउंट जला चुके हैं, ठीक है। काफी लॉस का भी सामना बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि ये चाहते हैं कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर हम लोग अपना कदम बढ़ाएं।
लेकिन ऑप्शन के बारे में उनको डिटेल्सली मालूम है नहीं कि ऑप्शन को हम लोग किस तरह से स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये जो अब हम लोगों का जो सेशन जो हम लोगों का चलेगा, आने वाले कुछ सेशंस में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग खास तौर पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और फ्यूचर ऑप्शंस को अपना ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्सली हम लोग बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे ये टैग ही मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, फाउंडेशन टू प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें कोई बेसिक एडवांस लेवल नहीं होता है। अगर कहीं पे भी मिलता है, कोई भी बोलता है, तो मुझे थोड़ा सा अचरज होता है उसमें, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस खुद में वो बाय डिफॉल्ट ही वो एडवांस लेवल है। इसमें कोई बेसिक का कोई थिंग ही नहीं है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप अगर कदम रख रहे हैं, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि आप कम से कम इस इंडियन मार्केट में 2 साल 3 साल आप हैं, 2 से 3 साल आप इस मार्केट में काम किए हैं, 2 3 साल 4 साल आप इस मार्केट को देखे हैं। उसके बाद ही आप फ्यूचर ऑप्शन को आप ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बिगिनर जो स्टार्ट ही कर रहा है, इस मार्केट में जस्ट एंट्री कर रहा है, उसको कभी भी डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शंस में एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, ये सिंपली एक दो धारी तलवार आप इसको कह सकते हैं। इसका दोनों साइड में धार है। एक छोटा सा मिस्टेक, एक छोटा सा मिस्टेक, एक छोटा सा आपका गलत डिसीजन, आपका पूरा का पूरा जो अकाउंट है, वो अकाउंट आपका खाली करवा सकता है। तो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले इस चीज को अपना माइंड में खास करके रखना चाहिए कि मेरा अकाउंट जीरो हो सकता है अगर कोई भी एक गलत डिसीजन मेरा हुआ। या कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कभी कभी इस तरह का मूव देता है कि आपका जितना भी स्ट्रैटेजी है, आपका जितना भी इंडिकेटर्स है, आपका जितना मतलब ईच एंड एवरी कुछ भी आप स्ट्रैटेजी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मार्केट का एक मूव आपका पूरा अकाउंट खाली करने के लिए काफी होता है। तो फ्यूचर ऑप्शंस करने से पहले ये सारा चीज अपना दिमाग में, अपना माइंड में, अपना मन में ये सारा चीज को क्लियर अपना रखना चाहिए कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तभी हम फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, तो फ्यूचर ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप फ्यूचर ऑप्शंस की तरफ आंख उठा के भी मत देखिए, जब तक कि आप खुद को मेंटली, साइकोलॉजिकली, आप जब तक खुद को तैयार नहीं करते हैं कि हाँ मैं लॉस देख सकता हूं, मैं इतना का लॉस देख सकता हूं, या मेरा जो कैपिटल है वो कैपिटल भी चल जाएगा, तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तभी जाके फ्यूचर ऑप्शंस आपको देखना चाहिए। अदरवाइज नहीं देखना चाहिए। आपके लिए इक्विटी और इक्विटी मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको लेके आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो भी बात बोलता हूँ स्टार्ट में जब बात होता है, तो बहुतों को थोड़ा सा खराब भी लगता है कि ऐसा कैसे बोल दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मैं यहाँ पे व्यूज के लिए या लाइक्स के लिए या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए या कोर्स फीस लेने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता हूँ। मेरा ये सब, ये कोई भी चीज नहीं है मेरा। ठीक है ना। आप कभी ये सुनिएगा या किसी को मेरे जो यहाँ है, मेरे यहाँ से कॉल जाएगा कि मेरा एडवांस लेवल का ये स्ट्रैटेजी का ये इंडिकेटर का या आके इसको परचेस कीजिए, कभी नहीं जाएगा, ना गया है ना कभी जाएगा। ठीक है ना। कोई कोर्स फीस है। ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी बात करता हूँ वो क्लियर एंड कट आप लोगों के साथ रखता हूं। मैं यहाँ पे कोई वही जो बटर लगा के बात करना, वो सारा चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जो मिलेगा क्लियर कट यहाँ पे बात मिलेगा। ठीक है। जो सही है वही आपको यहाँ पे देखने, सुनने और जानने को मिलेगा। तो चलिए तब चलते हैं थोड़ा फ्यूचर ऑप्शंस का थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस है क्या। और सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर ऑप्शंस का फाउंडेशन का जो बेसिक थिंग्स है, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे फ्यूचर ऑप्शंस का जो अपर लेवल जो है, अपर लेवल की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये जो सेशन हम लोग का फ्यूचर ऑप्शंस का जो सेशन हम लोगों का शुरू हो रहा है,
आने वाले टाइम में जो इस सेशन को कंप्लीटली, प्रत्येक सेशन को आप लोग करते हुए जब आगे बढ़िएगा, तो मेरा ये टारगेट है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आने वाला 2 4 5 10 सेशन जब आप इसके ऊपर कर लेंगे, तो फ्यूचर ऑप्शंस आपका दिलो दिमाग में क्लियर रहेगा। और किस तरह से फ्यूचर ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग में, वो भी आपके पास क्लियर रहेगा। ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कोई भी इसको 2 4 10 15 वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है, और बहुत सारा चीज मार्केट में कंटिन्यूअसली एडिशन भी होते जाता है, तो वहां पे नया नया चीज भी आता है। ठीक है। तो इसको आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको सीखना है। और जब आने वाले समय में हम लोग आएंगे, तो जो फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर जो स्ट्रैटेजीज है, फ्यूचर ऑप्शंस का जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो सारा चीज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है। तो अभी मेरा जो ये सेशंस करने का जो उद्देश्य है, एकदम जो स्टार्टिंग से इस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो कुछ बेसिक फाउंडेशन फैक्ट्स हैं, फाउंडेशन फैक्ट्स को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे अपना जो अपर लेवल्स है, अपर लेवल्स को हम लोग वहां पे कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, लेट्स बिगिन टुडेस। और काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक को म्यूट करके रखिएगा। ठीक है। हाँ, देखिए मैं भी कर दे रहा हूँ। ठीक। ओके। और आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर, जो जो भी इस वीडियो सेशन को जूम में जो देख रहे हैं, बाद में ये यूट्यूब में भी जाएगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लीजिए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व मार्केट रिस्क, इसको आप अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं। नो स्ट्रैटेजी गिव्स 100% एक्यूरेसी। इस दुनिया में, इस ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी ना बना है, ना आने वाले समय में बनेगा। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि 100% वो एक्यूरेट हो। कोई भी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, चाहे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, या कोई दूसरा कोई आपको कुछ भी आपको दे दे रहा है। ठीक है। 100% बोल के इस मार्केट में कुछ नहीं है। इसीलिए हमेशा अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को अपना फॉलो करके चले। जितना रिस्क आप ले सकते हैं, जितना लॉस आप झेल सकते हैं, उसके हिसाब से ही अपना ट्रेड करें। ठीक है। और कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। मैं कोई रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं। ठीक है। इसलिए मेरा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन भी मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। जो भी है यहाँ पे ओनली एजुकेशनल पर्पस के जरिए से ही है। ठीक है। तो उस तौर पे ही आप लोग इसको लीजिएगा। चलिए, फ्यूचर ऑप्शंस का हम लोग जो बेसिक है, बेसिक को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, जो एडवांस लेवल में जो बेसिक्स है, इसको हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जानने से पहले, पहले हम लोगों को एक चीज जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? बहुतों को यहाँ पे पता होगा, और बहुत कोई ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि डेरिवेटिव होते क्या हैं। ठीक है। तो इन फाइनेंस यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। डेरिवेटिव क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बिटवीन, दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका वैल्यू वो किसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये एक सिंपली एक जो थियोरिटिकल जो वर्ड है, ये थियोरिटिकल वर्ड है। ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे एक चीज, एक अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, कि जैसे हम लोग 100 रुपये का नोट यूज करते हैं। 100 रुपये का नोट देके कुछ भी सामान हम लोग वहां पे खरीद लेते हैं। तो वो नोट एक्चुअल में क्या है? वो जो 100 रुपीज का जो नोट है, वो नोट के जरिए से हम लोग कुछ भी सामान वहां पे खरीद ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? एक कागज का टुकड़ा है, थोड़ा सा मोटा टाइप का। अगर मान लीजिए मैं जो 100 रुपया का नोट का जो कागज है, मैं उससे ज्यादा मोटा थोड़ा सा एक कागज लेके उसमें 100 रुपीज लिख के अगर मैं आपको देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि इसके अगेंस्ट में आप हमको 100 रुपया का एक दूसरा नोट दे दीजिए,
क्या आप देंगे? अब बिल्कुल नहीं देंगे। वहां पे आप क्या, कोई भी इस चीज को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो 100 रुपीज का जो नोट है, जो ओरिजिनल नोट है, और जिस पेपर में मैं 100 रुपीज लिख के दे रहा हूं, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर का। इस पेपर में, जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं, उसमें किसी का सिग्नेचर नहीं है। लेकिन जो 100 रुपीज का नोट जो हम लोग यूज करते हैं मार्केट में सेल परचेस के लिए, जो कुछ भी सामान हम लोग वहां पे खरीदते हैं, वो पैसा देके, उसमें क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, वो गवर्नर का वहां पे साइन किया हुआ है। तो एक्चुअली 100 रुपीज का जो नोट है, उस नोट का जो वैल्यू है, वो भी है कागज का टुकड़ा, लेकिन वो 100 रुपीज का कब हो जाता है? जब आरबीआई गवर्नर का वहां पे साइन है। साइन आ गया तो 100 रुपीज उसका वैल्यू हो गया। हम वो नोट देके 100 रुपए का कोई भी सामान हम लोग वहां पे खरीदते हैं। तो ये जो 100 रुपीज का जो पेपर का टुकड़ा है, इसका वैल्यू किसके थ्रू से ड्राइव हुआ? आरबीआई गवर्नर का साइन के थ्रू से। अगर आरबीआई गवर्नर का साइन उस 100 रुपीज का नोट में नहीं रहे, तो ये नोट भी क्या हो जाएगा? एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ भी परचेस नहीं कर सकते। तो ये हुआ वैल्यू, जो है वो वैल्यू उसका ड्राइव हुआ। यहां पे एक क्वेश्चन आप लोग ये भी कर सकते हैं, तब कॉइन में क्या होता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो कॉइन है, वो कॉइन में तो आरबीआई गवर्नमेंट का गवर्नर जो है, उनका तो साइन नहीं है। तो इसका मतलब उसका भी वैल्यू नहीं है। तो इसका सिंपली क्या जवाब है कि 1 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया का जो कॉइन है, वो कॉइन में जो मेटल है, वो मेटल ही उसका वैल्यू वहां पे ड्राइव करता है। इसलिए उसका वैल्यू 1 रुपया है, 2 रुपया है, या 5 रुपया है, या 10 रुपया है। कुछ दिन पहले आप लोग इस चीज को भी सुने होंगे कि कुछ कुछ ऐसा भी है कि वो मेटल जो है, वो मेटल को गला के ज्यादा पैसा वहां पे कमाया जा रहा था। 5 रुपए का जो कॉइन है, उसमें जो आपका मेटल, जो आयरन जो उसमें यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो मेटल रहता है, वही उसका जो वैल्यू है, वैल्यू वहां पे ड्राइव करता है। तो सिंपली डेरिवेटिव वो है जिसका वैल्यूएशन उसका जो अंडरलाइंग एसेट्स है, उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है। ठीक है। सिंपल एग्जांपल नीचे में और एक है, जो मार्केट में कुछ दिनों से है, उन लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों का मेन जो इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, वो है निफ्टी 50। ठीक है। निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 हम लोगों का एक बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसका एक वैल्यू है। वो वैल्यू कितना है? और ऑलमोस्ट आज के डेट में वो चल रहा है 24,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो उसका जो वैल्यू राइज करता है या फॉल करता है निफ्टी का करंट प्राइस के ऊपर से, तो उसके ऊपर आपका निफ्टी का फ्यूचर बनाया हुआ है। जो 24,000 है, 24,000 के ऊपर से निफ्टी का फ्यूचर भी आपका कंट्रैक्ट बनाया हुआ, फ्यूचर का कंट्रैक्ट बनाया हुआ है। और वो फ्यूचर का कंट्रैक्ट जो होता है, वो स्पॉट से जनरली आपका हायर प्राइस का होता है। अगर निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस है, वो अगर चल रहा है 24,000, तो उसका फ्यूचर हो सकता है 24,100 या 24,200 के आसपास वो चलता है। तो वो फ्यूचर का जो प्राइस है, वो फ्यूचर का प्राइस निफ्टी का जो ओरिजिनल प्राइस है, उस प्राइस से ड्राइव करता है। ठीक है। और निफ्टी का जो ये बेंचमार्क जो 24,000 का जो प्राइस है, ये प्राइस किसके ऊपर ड्राइव करता है? ये प्राइस ड्राइव करता है आपका निफ्टी 50 के अंडर में जो 50 कंपनीज है, वो 50 कंपनीज का वैल्यूएशन के ऊपर से ये निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस वहां पे ड्राइव करता है। तो अगर हम निफ्टी 50 का फ्यूचर खरीद रहे हैं, तो हम एक कंट्रैक्ट वहां पे कर रहे हैं। हम वहां पे कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम वहां पे नहीं खरीदते हैं। ठीक है। ये सिंपली है थियोरिटिकल ये एग्जांपल, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए से मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। आगे जब हम लोग और इसके ऊपर बात करते जाएंगे, तो और भी ये सारा चीज आपका क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो ये सिंपली एक डेरिवेटिव कंट्रैक्ट जो है, डेरिवेटिव कंट्रैक्ट ये प्रोसेस होता है ये। और यहां पे जैसे आप देख रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर से होता है, किसके किसके ऊपर हम लोगों को मिलेगा मार्केट में? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिलेगा स्टॉक्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और मार्केट इंडाइसिस जो है उसके ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह वगैरह जितना है इंडिया में, इंडिया का भी मिलता है, और
जो यूएस या अदर कंट्री में जो ट्रेड करना चाहते हैं, उस कंट्री में भी उन लोगों का फ्यूचर्स और जो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वहां पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब चलिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव ये जानना जरूरी है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कोई भी घर जब आप बनाइएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं गोड़त कोड़ते हैं। गोड़त कोड़ के उसको पहले जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। नीचे जितना हम लोग का ज्यादा डेप्थ रहेगा, नीचे 4 फीट 5 फीट या 6 फीट तक हम लोग नीचे फाउंडेशन अपना वहां पे तैयार करते हैं। तो नीचे जितना स्ट्रांग हम वहां पे मटेरियल देकर हम तैयार करेंगे, जितना डेप्थ से हम उसको तैयार करेंगे, ऊपर का बिल्डिंग उतना ही मेरा स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। तो ये सब जानना जरूरी है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वो जानना जरूरी नहीं है कि 9 SMA 5 SMA को नीचे से ऊपर काटेगा तो यहां पे बाय करना है और यहां पे सेल करना है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो है, इसका बिहेवियर, इसका नेचर अगर आप समझना शुरू कर दिए, इसका नेचर और बिहेवियर समझना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी आपका काम नहीं करता है। इसका नेचर और बिहेवियर को अगर आप समझ गए फ्यूचर ऑप्शंस का, तो आप इसमें पैसा बना सकते हैं। तो किसी का नेचर और बिहेवियर समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका जो बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड को जानना बेहद जरूरी होता है। जैसे सिंपली क्या है कि आज के डेट में भी क्या होता है कि हम लोग का फ्रेंड हम लोग बनता है। आज के डेट में भी फ्रेंड हम लोग बनाते हैं, न्यू फ्रेंड भी बनता है। ठीक है, और एक होता है स्कूल लाइफ का जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड्स। स्कूल लाइफ का फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आज भी ऐसा होता है, बिना फोन किए हुए बिना बताए हुए घर में आता है ना? सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल लाइफ का फ्रेंड है। उसका A to Z, उसका नेचर बिहेवियर कैरेक्टर ईच एंड एवरीथिंग सब हम लोगों को बचपन से पता है, उसके बारे में हर चीज उसके बारे में पता है। लेकिन एक जो नया फ्रेंड जो हम लोग का बन रहा है, जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना से, क्या उसके साथ हम लोग ओपनली सारा चीज शेयर कर पाते हैं? नहीं होता है ना? क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों को ट्रस्ट नहीं बनता है। जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा तो हम उसके साथ ओपनली कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक स्कूल लाइफ का जो फ्रेंड है, उसके साथ अपना हर चीज का शेयरिंग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि उसका नेचर बिहेवियर, उसका बैकग्राउंड सारा चीज हमको पता है। तो अगर आप लोग भी जो नए हैं या जो साल 2 साल से ऑप्शन फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, मेरे यहां से सीखिए, जानिए। गूगल, आज के डेट में ChatGPT, यूट्यूब, बहुत सारा चीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्यूचर ऑप्शंस, इसका जो है, इसका बिहेवियर नेचर, इसका बैकग्राउंड पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या है इसका। लेकिन हम लोग भागते कहां पे हैं? स्ट्रेटजीज के पीछे, है ना? कि हमको कोई एक ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए कि हमको एकदम ऑप्शन मेरा 10 रुपया वाला एकदम 100 रुपया पहुंच जाए, तो हम लोग का लॉस होता है वहीं पे। जैसे MS धोनी जो फिल्म हुआ था, उसमें बोला था, एक सीन था उसमें कि हम लोग मैच कहाँ पे हारे पता है? वो क्रिकेट ग्राउंड ग्राउंड में नहीं हारे थे, जो बास्केटबॉल जो कोर्ट था, बास्केटबॉल कोर्ट में जाके हम लोग वहीं पे मैच हम लोग हार चुके थे। तो ऑप्शन में भी हम लोग लॉस कहां पे करते हैं? 90% जो ट्रेडर्स है वो लॉस कहां पे करते हैं? वो लॉस उस जगह पे करते हैं कि वो सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। लाइव बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे, लाइव में दिखा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लाइव में ट्रेडिंग होता है। एक लाइफ स्टाइल, अलग लाइफ स्टाइल है। लेकिन आप उसका भी बैकग्राउंड नहीं जाके चेक करते हैं कि वो जो कर रहा है कैसे कर रहा है। क्या फर्स्ट डे से वो करना शुरू किया था? फर्स्ट मंथ से करना शुरू किया था? फर्स्ट ईयर में क्या वो उस तरह का कर चुका था? या आज जो वो लाइव ट्रेडिंग में दिखा रहा है 10 लाख 15 लाख 20 लाख का प्रॉफिट वो कर रहा है, आज वो मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल से है। और आप कितना दिन से हैं? आप या तो 3 महीना से हैं, या आप 1 साल 1.5 साल आपका मार्केट में हुआ है। तो आप उसके साथ कंपीट करने जा रहे हैं। उसका कैपिटल साइज है 20 करोड़ का, आपका कैपिटल साइज है 20,000 का, और आप उसके साथ कंपीट करना जा रहे हैं कि हम तो उसके तरह ही ट्रेड करेंगे, उसी का लाइफ स्टाइल हम फॉलो करेंगे। नहीं होता है सर। सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। अगर किसी का बैकग्राउंड जाने बगैर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर जाने बगैर अगर उसके साथ आप दोस्ती करते हैं, तो कभी भी वो
आपको हर्ट कर सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है। तो इसीलिए ये सारा चीज बेसिक जो फाउंडेशन है, ये बताने का कारण यही है कि यहां से जब आप लोग धीरे धीरे आने वाले समय में जब स्ट्रैटेजी में जब जाएंगे, तो आप लोगों को ज्यादा वहां पे बताने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जनरली चार टाइप के होते हैं। एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है फॉरवर्ड्स, एक होता है ऑप्शंस, एक होता है स्वैप्स। चार टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव क्या है? जिसका खुद का वैल्यू किसी दूसरे एसेट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, वो है डेरिवेटिव। ठीक है। और ये चार डेरिवेटिव है: फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, स्वैप्स। फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में तो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे ही। फॉरवर्ड्स क्या है? फॉरवर्ड्स आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट डोंट ट्रेड ऑन एन ओपन एक्सचेंज। फॉरवर्ड जो होते हैं वो ओपन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं, ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, इसलिए इसको ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें कस्टम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिंपली दो पार्टियों के भीतर में। दो पार्टी है, उन लोगों का अपने भीतर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको अगर सिंपली एक वर्ड में अगर आप समझे, तो जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो किसान अपना आलू का खेती करता है, पोटेटोज। ठीक है। अब आलू का उसको जो वो अपना मेहनत किया खेती में, जो कुछ भी वहां पे इन्वेस्ट किया, वहां पे करने के बाद किसान का सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि वो मेरा जो फसल जो हो, वो फसल जैसे सारा का सारा जैसे सेल हो जाए। अगर सेल ना हो तो उसको लॉस का सामना करना पड़ता है, औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता है। तो किसान अपना लागत जो है, वो लागत देखने के बाद उसको लगा कि मेरे को अगर 10 रुपया किलो अगर मिल जाता है, ठीक है, तो हम इसको सेल कर देंगे। आज हम यहाँ पे रुपाई बुआई जो कुछ है वो आज हम कर रहे हैं। मेरा माल जो है, माल मेरा जो पोटेटो आलू जो है 2 महीना में मेरा तैयार हो जाएगा। 2 महीना बाद हम इसको डिलीवरी कर देंगे। 2 महीना बाद उसको हम दे देंगे जो भी पार्टी मेरे पास आएगा। ठीक है। तो 2 महीना बाद जो हम देंगे, तो मेरा रेट क्या रहेगा? 10 रुपया का रेट में हम उसको सेल करेंगे, चाहे उस वक्त जो रेट है वो रेट 11 रुपये रहे या 9 रुपया रहे। हम लेकिन 10 रुपया, चूंकि आज हम कंट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो हम 2 महीना बाद 10 रुपया रेट से ही हम लेंगे। अगर उस वक्त मान लीजिए मार्केट में अगर आलू का शॉर्टेज हो गया, तो क्या होगा? रेट हो सकता है 10 रुपया से 12 रुपया चल जाएगा। तो सिंपली वहां पर किसान को ये लगेगा कि मेरा तो 2 रुपया का लॉस हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वहां पे आलू का वहां पे जो सप्लाई है, सप्लाई वहां पे बहुत ज्यादा आलू का प्रोडक्शन हो गया, चारों तरफ आलू वहां पे आ गया। तो ऐसा भी हो सकता था कि आलू का रेट वहां पे 8 रुपया भी हो जाता, तो किसान को वहां पे 2 रुपया का लॉस होता, है ना। तो इसीलिए किसान ने क्या किया? किसान को एक पार्टी मिला। कौन पार्टी था? वो पार्टी था, एक मल्टीनेशनल कंपनी था जो चिप्स बनाता है। जैसे हम लोग लेज या वगैरह वगैरह जो चिप्स हम लोग खाते हैं, तो वो जनरली आलू से ही बनता है। अब वो चिप्स बनाने वाला जो कंपनी है, उसको ये लगा कि आने वाले समय में 2-3 महीना में आलू का प्राइस हो सकता है कि बढ़ जा सकता है। तो उस वो इस किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया तुम 2 महीना बाद ही मेरे को दो, हम तुम्हारे पास से 10 रुपया के हिसाब से ही हम तुम्हारा जो पूरा का पूरा जो आलू है, पूरा का पूरा आलू हम वहां पे खरीद लेंगे। ठीक है। तो दोनों का अपना वहां पे नीड था, दोनों का अपना वहां पे कंडीशन था। इसलिए वो लोग क्या किए? एक कॉन्ट्रैक्ट में आके वहां पे बंध गए कि ये 10 रुपया में 2 महीना बाद बेचेगा, और ये 10 रुपया में 2 महीना बाद खरीद लेगा उसके पास से। तो ये सिंपली क्या हुआ? ये ओवर द काउंटर, ये वो मल्टीनेशनल कंपनी और किसान के भीतर में एक, अपने भीतर में उन लोग का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है डेरिवेटिव्स के टर्म्स में। क्लियर है? ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और स्वैप्स जो है, जो स्वैप्स बोल के जो ऑप्शन होता है, ये जनरली आपका इंटरेस्ट रेट को, हर कंट्री का जो बैंक से जो आपका रिजर्व बैंक्स जो होते हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है। और उसके ऊपर से प्राइस, बहुत सारा चीज का वो फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स को हेज करने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड्स में और भी बहुत सारा चीज में, गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिकली कुछ जो स्कीम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पैसा वहां पे
इन्वेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट में अगर 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा का भी अप डाउन होता है, तो इन लोगों का जो फंड है, ये फंड में हजारों करोड़ रुपए का अप डाउन, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उसको वो मैनेज करने के लिए स्वैप्स जो डेरिवेटिव है उसका वो लोग यूज करते हैं, और उसमें अपना इंटरेस्ट रेट को वहां पे वो लोग हेज करके रखते हैं, ठीक है। जिसमें जो इंटरेस्ट रेट का जो अप या डाउन जो होता है उसको वो वहां पे प्रोटेक्शन वहां पे देता है, उसी का सेटलमेंट वहां पे किया जाता है। ये गूगल या यूट्यूब में जाइएगा तो स्वैप्स क्या है उसके बारे में आपको और डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड्स जो है, फॉरवर्ड्स इसमें क्या है कि दो कस्टमर का डायरेक्टली यहाँ पे आपका एग्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट कस्टमर सेलर और दूसरा कस्टमर जो बायर है। यहां पे अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट में क्या होता है, डायरेक्ट इन लोगों को कोर्ट में ही जाके वो करना पड़ता है सारा चीज, ठीक है। कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइप का है, जिस तरह का कंडीशन जो आपको मैंने बताया, ऑलमोस्ट वही कंडीशन, वही सिचुएशन फॉलो होता है फ्यूचर्स में, ठीक है। फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट वही कंडीशंस, वहां पे सारा चीज वही चीज होता है कि वहां पे फ्यूचर का एक जो डेट में, एक प्राइस में पहले से एक एग्रीमेंट वहां पे बन जाता है। और यहां पे जो बायर्स है, जो खरीदने वाला है या जो बेचने वाला है, इन दोनों के बीच में कौन रहता है यहां पे? यहां पे रहता है एक्सचेंज, ठीक है। जो एक्सचेंज है हम लोगों का, इन दोनों के बीच में यहां पे एक्सचेंज रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी और बीएससी के ऊपर में बैठा कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। तो यहां पे डिस्प्यूट होने का कोई यहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम उस तरह से बना दिया है कि बायर्स एंड सेलर्स को जो वहां पे कंट्रैक्ट बन गया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो बाध्य है, वो मानना ही पड़ेगा। कोई भी वहां पे एक कदम, एक रत्ती भर पीछे वहां पे हट नहीं सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर कंट्रैक्ट क्या है? बाय एंड सेल एन एसेट क्लास एट ए फ्यूचर डेट। इसलिए इसको फ्यूचर्स कंट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये एग्जीक्यूट होता है या तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद के लिए हम एक कंट्रैक्ट में वहां पे साइन कर रहे हैं, वो फ्यूचर में ही मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और और एक क्या हो गया? ऑप्शंस, जो कि सबसे प्यारा है और सबका प्यारा है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, स्टॉक ऑप्शंस भी होता है और इंडेक्स ऑप्शंस भी होता है। तो ऑप्शंस क्या है? ये आपको राइट देता है, बट आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता है। राइट मतलब आपको अधिकार देता है, आपको बाध्यता यहां पे नहीं देता है कि कोई भी स्टॉक या कोई एसेट क्लास को कोई भी डिटरमाइंड प्राइस में आप अगर चाहें तो उसको खरीद भी सकते हैं या नहीं भी खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सिंपली क्या है कि हम लोग जब जमीन खरीदते हैं, ठीक है, हम लोग मान लीजिए 2 कट्ठा का एक जमीन खरीदना है। तो 2 कट्ठा का जमीन खरीदना है, सबसे पहले तो हम लोग वहां पे क्या देखते हैं कि मान लीजिए जमीन हम उस जगह में खरीदेंगे जहां पे कि इन फ्यूचर जमीन का रेट बढ़े। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जमीन का रेट अगर 2 साल में, मान लीजिए अभी वो बोला कि 1 लाख रुपया कट्ठा है, 1 लाख रुपया कट्ठा है, और हमको ये लग रहा है कि आने वाले समय में वहां पे कुछ ऐसा, मान लीजिए शॉपिंग मॉल बन गया या कोई एनएच नेशनल हाईवे वहां पे पार हो गया, तो हमको ये लग रहा है कि आने वाला 2 साल के भीतर कि वहां पे जो जमीन का जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। 1 लाख रुपया कट्ठा में आज के डेट में हम खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल, या समझने के लिए पकड़ लेते हैं कि 11 महीने बाद, जनरली 11 महीने का एग्रीमेंट होता है कि 11 महीने बाद आपका वो वैल्यूएशन जो 1 लाख की जगह में उसको 2 लाख पकड़ लेते हैं कि वैल्यूएशन उसका डबल हो जाएगा जमीन का। आपको कहीं से अंदर में खबर आपको मिला है कि यहाँ पे हाईवे या तो पार होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा या कोई शॉपिंग मॉल यहाँ पे बनेगा। तो इसका वैल्यू, इस जमीन का वैल्यू वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप खरीदने के लिए वहां पे इंटरेस्ट है, ठीक है। और जो सेलर जो है, सेलर को भी पैसे का वहां पे नीड है, वो भी चाह रहा है कि वो जो जमीन है वो जमीन आपको वहां पे सेल कर दे, वो भी वहां पे सेल करना चाह रहा है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए
जब हम वहां पे जमीन को खरीदने के बारे में जब सोच रहे हैं तो एक चीज ये भी अपना माइंड में रहता है कि कल दिन, मान लीजिए कि कल दिन वहां पे ना NH2 पार हुआ, और ना वहां पे कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, और ना वहां पे कोई शॉपिंग मॉल बना, तब क्या होगा? वो जमीन का वैल्यू क्या बढ़ेगा? वो जमीन का वैल्यू वहां पे नहीं बढ़ेगा। तब आपको क्या लगेगा कि बेकार यहां पे हम 1 लाख 1 लाख 2 लाख रुपया यहां पे बेकार हम फंसाए हैं यहां पे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? इसका ऑप्शन आप वहां पे क्या ऑप्शन निकाले कि भैया एक काम करो, ये जमीन तो हम खरीदेंगे लेकिन 11 महीने बाद ही खरीदेंगे। ठीक है। और 11 महीने जो तुम हमको ये एग्रीमेंट जो मेरे साथ जो कर रहे हो, उसके लिए मैं तुमको 10,000 रुपये यहां पे एडवांस दे रहा हूं। ठीक है। 10,000 रुपये मैं तुमको यहां पे एडवांस कर दे रहा हूं, जो कि 11 महीने बाद जब मैं इस जमीन को खरीदूंगा तो तुमको मैं 1,90,000 रुपया और दूंगा, तुम मुझे ये रजिस्ट्री कर दो। ठीक है। 1,90,000 और दूंगा, तुम मुझे ये 2 कट्ठा जमीन मुझे रजिस्ट्री कर देना। और अगर 11 महीने बाद अगर मैं ये जमीन नहीं खरीदता हूं तो तुम ये 10,000 रुपया अपने पास रख लेना। तो जो सेलर है, वो सेलर भी क्या देख रहा है कि चलो ऐसे भी तो मेरा जमीन वहां पे पड़ा हुआ है, तो अगर ये 11 महीने बाद अगर खरीद लेता है तो और 1,90,000 रुपये मेरे पास आ जाएगा। और अगर ये नहीं खरीदता है तो आज जो ये 10,000 मेरे को दिया है, ये 10,000 तो पूरा का पूरा मेरा हो गया। समझ में आ रहा है? ये जनरली बहुत जगह में ये होता भी है, बहुत कोई करते भी हैं। तो ये जो 10,000 रुपये जो हम दिए यहाँ पे, जब ये जमीन का एग्रीमेंट होता है तो जमीन का एग्रीमेंट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन मनी बोलते हैं, एडवांस मनी बोलते हैं। ठीक है। और यही चीज ऑप्शंस में हम लोग क्या इसको बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते क्या है? प्रीमियम। यही हो गया अपना प्रीमियम। ऑप्शन में हमको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। प्रीमियम देने के बाद अब इस जमीन को खरीदे या नहीं खरीदे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर। मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना है यहां पे, जो प्रीमियम हम दिए हैं, अगर हम खरीदने वाले हैं तो ये 10,000 ही मेरा मैक्सिमम लॉस है, उससे ज्यादा मेरा लॉस यहां पे हो ही नहीं सकता। समझ में आया? यहां पे ये वर्ड अगर पूरा आपको बता दिया जाए तो ज्यादातर पर्सन का माइंड में घुसता नहीं है कि क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, और एक्सपायरेशन डेट क्या है, और ऑप्शन क्या है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप लोगों को बताएं, आशा करते हैं क्रिस्टल क्लियर है, ये पानी की तरफ साफ है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस में ही बनाया जाता है। ये भी टोटली ये फ्यूचर ऑप्शंस जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें कोई भी स्टॉक का या इंडेक्स का हम उसका ओरिजिनल शेयर्स नहीं खरीदते हैं। हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में अगर मिल गया तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं भी ले सकते हैं। एक हम कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर। ठीक है। तो ये 4 टाइप के डेरिवेटिव्स हैं। 4 टाइप के डेरिवेटिव्स में फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वैप्स, जिसमें फॉरवर्ड्स और स्वैप्स का हम लोगों का रिटेल ट्रेडर का कोई यूजेस नहीं है। ठीक है। हम लोग नहीं करते हैं। इम्पैक्ट इनडायरेक्टली पड़ता है हर चीज का, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। कल दिन मान लीजिए आप में से बहुत कोई है जो कि ये चाहेंगे कि हम NISM का सर्टिफिकेशन करें। ये जो स्टॉक मार्केट का जो जगह है, इस जगह में आप अगर चाहें अपना करियर भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आप एज ए बैक ऑफिस में बहुत सारे ऐसे जो ब्रोकर फर्म वगैरह है, वहां पे जाके अपना आप जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर आपको कोई रखेगा तो आपके पास से वो मांगेगा कि आपके पास NISM का कोई सर्टिफिकेशन आप किए हुए हैं कि नहीं। तो अगर FNO कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए क्या? सीरीज 8 का, NISM सीरीज 8 का जो सर्टिफिकेशन है वो इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन होता है। एग्जामिनेशन देना, देकर उसको पास करना पड़ता है। अगर वो सर्टिफिकेट रहा तो आप कोई भी ब्रोकर हाउस में जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। और इन जनरल डिमांड रहता ही है, इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 का सर्टिफिकेट का बहुत डिमांड रहता है ब्रोकर्स के पास। ठीक है। तो अगर वो एग्जाम में अगर आप लोग बैठेंगे, अगर कोई भी वहां पे बैठना चाहे, तो ये सारा
जो क्वेश्चन जो है मे भी आ भी सकता है, इसलिए आप लोगों को ये सारा चीज भी जानना, जान के रखना जरूरी है। क्लियर है? हम लोग एक्चुअली काम करेंगे किसके ऊपर? काम जो होता है फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर ही हम लोगों का ज्यादातर काम होता है, ज्यादातर ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। उसमें भी 10% है फ्यूचर वाले और 90% है ऑप्शन वाले। क्यों? क्योंकि यही ऑप्शन में मजा क्या है? मैक्सिमम लॉस 10,000, खाली प्रीमियम देना है, एग्रीमेंट करके छोड़ दिए। अगर रेट बढ़ा तो लिए, रेट नहीं बढ़ा तो प्रीमियम ही मेरा लॉस है। फ्यूचर में वो चीज नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसको आपको निभाना पड़ेगा। ठीक है? और यहाँ पे पैसा इसलिए ज्यादा लगता है। फ्यूचर्स में मिनिमम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में अगर जाइएगा तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख आपको वहां पे मार्जिन लगता है। अगर निकेट अगर सिंगल में अगर आप वहां पे करते हैं, हेज वगैरह करके जब करें उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्यूचर्स भी हम लोग कर सकते हैं, 25-30 हजार रुपये में फ्यूचर्स भी हम लोग कर सकते हैं। वो भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है? तो इतना दूर तक जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में की डेफिनेशन है। एक्सपेक्ट में ये सिंपली क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कोई भी स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसी, इंडाइसेस, इंटरेस्ट रेट, इसके जो वैल्यू है उसके ऊपर ही डेरिवेटिव्स का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है? और ये जो मूव करता है अंडरलाइंग एसेट्स का जो वैल्यू है, वो वैल्यू जिस तरह से मूव करेगा, वो अगर ऊपर जाएगा तो इसका फ्यूचर या ऑप्शन भी ऊपर जाता है। और अगर अंडरलाइंग एसेट जो है वो स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, इंडेक्स हो, उसका वैल्यू अगर नीचे गिरेगा तो फ्यूचर या ऑप्शन का वैल्यू भी क्या होता है? नीचे गिरता है। जैसे जैसे एसेट क्लास ऊपर नीचे जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, फ्यूचर ऑप्शन भी उसको फॉलो करता है। ठीक है? तो ये डेरिवेटिव का मेन एक्सपेक्ट है। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है? कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है और क्या होता है। तो अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन यू मस्ट बाय और सेल। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो प्री डिटरमाइंड प्राइस में आपको स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में आपको वो खरीदना या बेचना पड़ेगा। अगर आप खरीदे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा, अगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो आपको वो बेचना पड़ेगा। फ्यूचर में जो स्पेसिफिक डेट जो सेट हुआ है उसी डेट में आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है? सिंपल एग्जांपल में क्या है, इसको और एक एग्जांपल में समझिए। कि जैसे मान लीजिए आप जो गोल्ड है, गोल्ड को आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, आज से 3 महीना बाद आप खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या किए? गोल्ड का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद लिए वहां पे 1 केजी गोल्ड का। वो 1 केजी गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया कितना? 1.5 लाख में मिल रहा है। ठीक है? और 3 महीने बाद आप इसको खरीदने के बारे में फाइनल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आप किए वहां। अब 3 महीने बाद यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। 3 महीने बाद यहाँ पे दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस 1,65,000 में पहुंच जाए या गोल्ड का प्राइस 1,35,000 में पहुंच जाए। ये जस्ट आइडेंटिकल है। एक 65 के जगह में एक 66-70 भी हो सकता है, एक 35 की जगह में एक 40, एक 39 भी हो सकता है। ये समझाने के लिए है। ठीक है? तो मान लीजिए आज आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं कि आज से 3 महीना बाद गोल्ड को मैं 1.5 लाख रुपया केजी के हिसाब से ही, यहाँ पे केजी आ गया है, ये 10 ग्राम या कुछ भी उसको जो हिसाब से होगा उसको देख लेना है। ठीक है? तो 1.5 लाख के हिसाब से ही मैं 3 महीने बाद मैं खरीदूंगा, चाहे प्राइस कुछ भी रहे। तो अगर मान लीजिए वहां पे प्राइस अगर गोल्ड का हो गया 1,65,000 रुपया, तो जो बेचने वाले हैं उसके साथ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने का? 1.5 लाख रुपए का। तो आप 1.5 लाख रुपए में ही आपको मिलेगा गोल्ड, क्योंकि वो देने के लिए बाध्य है। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट आज ही उसको कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करके आपके साथ फुल फाइनल हो चुका है कि आज से जस्ट 3 महीना बाद जो भी प्राइस रहे हम 1.5 लाख रुपए भैया आपको देंगे। लेकिन आपको
100 ग्राम या 1 केजी जो भी है, 1 केजी गोल्ड आपको मेरे को दे देना होगा। वो भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, वो वहां से मुकर नहीं सकता। तो अगर 1,65,000 रेट पहुंच गया गोल्ड का उस वक्त 3 महीना बाद, तो सिंपली आप खरीद कितना में रहे हैं, उसके पास से 1.5 लाख रुपए में ही खरीद रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 15,000 रुपये का। कैसे? क्योंकि आप 1 केजी गोल्ड ही ले रहे हैं, कितना में? 1.5 लाख रुपया में। वो देने के लिए बाध्य है। अब यही 1 केजी गोल्ड जो आपको 1.5 लाख रुपया मिला, आप अगर मार्केट में लेके चल जाते हैं, आपको कितना मिलेगा? साथ ही साथ आपको 1,65,000 मिल जाएगा। तो 15,000 आपका वहां पे प्रॉफिट हो गया फिजिकली, अगर इस चीज को आप मेंटेन करते हैं तो, फिजिकल हिसाब से अगर सोचते हैं तो। ठीक है। लेकिन इसी के जगह में अगर ऑपोजिट होता है कि गोल्ड का प्राइस आ गया 3 महीने बाद 1,35,000, तो आपको तो लगेगा अरे भैया, बेकार वहां पे 1.5 लाख में हम बेकार कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, इसके साथ एग्रीमेंट में बेकार साइन कर लिए। अगर नहीं करते तो हमको तो मार्केट में ही हमको मिल जा रहा कितना में? 1,35,000 में मिल जा रहा, तो 15,000 का मेरा लॉस नहीं होता। लेकिन आप यहां पे उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो आप साइन किए हैं उस प्राइस में आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। तो यहां पे अगर गोल्ड प्राइस 1,35,000 आ जाता 3 महीना बाद, फिर भी आपको 1.5 लाख रुपया में ही आपको वो खरीदना पड़ेगा, और 15,000 का आपको वहां पे लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है। यू हैव नो चॉइस, इट्स मैंडेटरी टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ठीक है। ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि जनरली होता है, लेकिन ये थियोरिटिकल है। ऐसा नहीं कि हम 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो हमको 3 महीना बाद ही जाके हमको करना है। अगर अगर आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम किए हैं, तो उस दरमियान में 3 महीने के दरमियान में कोई भी डेट में हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज मतलब उसको हम एग्जिट कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है। वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उस चीज को और हम लोग अपडेट करते जाएंगे। ये थियोरिटिकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है। साथ में अब समझते हैं क्या है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है? एक तो प्रीवियसली जो मैंने आप लोगों को समझाया प्रीमियम के हिसाब से, ठीक है, सबसे इजी वे है वो समझने का, आशा करते हैं समझ भी गए होंगे। ठीक है। उसी का है कि यहाँ पे राइट्स है, मतलब आपके पास अधिकार है, आपके पास कोई ऑब्लिगेशन ये नहीं दे रहा। ऑप्शन आपको ऑब्लिगेशन नहीं देता, बाध्यता नहीं देता है कि कोई भी एसेट को बाय या सेल करे कोई प्री डिटरमाइंड प्राइस में ऑन ए स्पेसिफिक डेट। आपके पास राइट है, आप अगर चाहे कि हम बाय करेंगे कर सकते हैं, आप चाहिएगा कि नहीं करेंगे बाय, आपका मर्जी। ठीक है। यहां पे सिंपली क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के ऊपर से ये भी जान के रखना जरूरी है, ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि कॉल ऑप्शन यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एक होता है कॉल ऑप्शन ऑप्शंस में, और एक होता है पुट ऑप्शन, पीई। सीई होता है, एक पीई होता है। ठीक है। कॉल ऑप्शन कब लेते हैं? जब मार्केट हम लोगों को लगता है कि ऊपर साइड जाएगा। पुट ऑप्शन कब लेते हैं? जब हमको लगता है क्या है, प्राइस नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पर जो एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे 500 शेयर, 500 शेयर का आप एक कॉल ऑप्शन वहां पे बाय कर रहे हैं। ठीक है। कितना का? 1,500 रुपया। उसके लिए आप वहां पे प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 10,000 रुपया का प्रीमियम वहां पे दे रहे हैं। ठीक है। एक्चुअल में रिलायंस का 500 शेयर का अगर 1,500 रुपया का वैल्यू चल रहा है, तो 500 इंटू 1,500 आपका वैल्यू कितना होगा? लगभग 7.5 लाख रुपया रिलायंस का। वही होगा ना, लगभग लगभग 7.5 लाख रुपए का वैल्यू होगा। मतलब ये जमीन हो गया। ठीक है। और आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं? ये आइडेंटिकल है। 10,000 की जगह में ये आपका 30, 40, 50,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर। ठीक है। वो आगे और हम लोग क्लियर करेंगे ये समझने के लिए। तो ये 7.5 लाख का जमीन है,
जो कि रिलायंस शेयर के तौर पे यहाँ पे समझिए। और उसके लिए क्या किए आप, 10,000 का प्रीमियम दिए, मतलब टोकन मनी दे दिए कि अगर आपको लगा कि हाँ यहाँ पे बाईपास बाईपास पार होगा, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, तो हम तो ले लेंगे। और अगर नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, तो गया मेरा 10,000 रुपया जाएगा, तो 10,000 का मेरा रिस्क है वहां पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रिलायंस का शेयर यहां से अभी 1,500 रुपया का प्राइस में था, तब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आप किए 10,000 रुपये का, आप वहां पे प्रीमियम दिए। कितना शेयर के ऊपर, 500 शेयर के ऊपर, 500 शेयर खरीदने के लिए। अगर रिलायंस वहां से 1,700 चल जाता है, 1,700 अगर चल जाता है, 1,500 से अगर 1,700 पहुंच गया, तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा, 200 रुपये का प्रॉफिट। 1,500 में आप वहां पे किए थे कंट्रैक्ट, चल गया 1,700, 200 का प्रॉफिट हो रहा। 200 का प्रॉफिट मतलब यहां पे कितना, 200 इंटू 500 क्वांटिटी था आपके पास, मीन्स आपका 1 लाख का यहां पे प्रॉफिट हो रहा। तब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करके उसको निकल गए, सेल करके उसको निकल गए, वहां पे अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 1,500 से, जब आप खरीदे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, वो 1,500 से आ गया कहां पे, 1,300 में आ गया, ठीक है। 1,300 में जब आ गया, तो यहां पे अगर कोई आपको बोलेगा कि रिलायंस का शेयर को खरीदो, आप क्या बोलेंगे कि हम 1,500 में क्यों खरीदेंगे, और हम तो कॉन्ट्रैक्ट किए थे 1,500 रुपये के ऊपर से, ठीक है। लेकिन अभी तो मार्केट में ही तो मिल रहा है 1,300 रुपया में, तो हम 1,500 रुपये में क्यों खरीदेंगे। हम मार्केट से डायरेक्ट हम नहीं खरीद लेंगे 1,300 रुपया में। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको वहां पे नहीं लेना है शेयर। आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, जो प्रीमियम आप दिए थे 10,000, वही आपका मैक्सिमम लॉस वहां पे हुआ। आपको वहां पे खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर आप रिलायंस का शेयर लेना है, तो आप 1,300 रुपया करके डायरेक्ट मार्केट से जो है, मार्केट से जाके आप ये खरीद ले सकते हैं। रिलायंस का शेयर यहाँ पे आप खरीद ले रहे हैं। तो एक्चुअली फ्यूचर ऑप्शंस जो हैं, वो जो एसेट है, मेन एसेट, जैसे रिलायंस का शेयर्स है, या टीसीएस है, या जो निफ्टी का जो मान लीजिए इंडेक्स है, उसका वैल्यू के ऊपर से ही ये कंट्रैक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो इस कंट्रैक्ट को आप जब कोई ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो ये क्रोनोलॉजी जो है, इसको आपको समझना जरूरी होता है कि हम ये इस टाइप का इसमें क्यों हम खरीद रहे हैं। हम एक्चुअली आप वहां पे कंट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन से। तो ये सारा चीज जानना जरूरी है कि आपके पास कौन सा राइट्स है, कौन सा ऑब्लिगेशंस है। ये बेसिक जो नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में ये क्या होता है, ऑप्शन में ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि हम चाहे तो एक्सरसाइज करें, हम चाहे तो एक्सरसाइज ना करें, वो मेरी मर्जी, मेरा मर्जी है। हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस अगर मेरे हिसाब से अगर नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम हम पे किए हैं वही मेरा मैक्सिमम लॉस है, उससे ज्यादा मेरा लॉस यहां पे नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन को बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, ज्यादातर लोग पसंद करते हैं और उसमें ज्यादातर ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये समझ गए तब, क्लियर है। फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर से जो फ्यूचर्स है, ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर्स में क्या होता है, मस्ट बाय या सेल मैंडेटरी, वो आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस में आपके पास राइट रहता है, बाय करे या नहीं करे, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फ्यूचर्स में हाई रिस्क होता है, अनलिमिटेड लॉस पॉसिबल होता है। जैसे गोल्ड का एग्जांपल दिए कि वो 1,50,000 से 1,35,000 आया, ठीक है। वो 1,35,000 के जगह में 1,50,000 से गोल्ड गिर के 50,000 भी आ सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो आपको 1,00,000 रुपए का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप बाय किए हैं कोई कंट्रैक्ट, तो आपको जो प्रीमियम आप दिए हैं, वही प्रीमियम 5,000, 10,000, 20,000, वही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। उससे ज्यादा लॉस आपको प्रीमियम में नहीं हो सकता, ठीक है। फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करेंगे, तो आपको मार्जिन लगेगा, मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। कैसे मार्जिन, हम लोग और इसको डिटेल्स में बात करेंगे। अभी जस्ट चूंकि वर्ड आया तो इसको बताना जरूरी है। जैसे 500 शेयर अगर रिलायंस का होता है, 500 का इसमें लॉट होता है, 500 शेयर अगर रिलायंस का हम खरीदते हैं, तो अभी अगर उसका प्राइस चल रहा 1,300, तो 500 इंटू 1,300 कितना हो गया, ऑलमोस्ट
6.5 लाख रुपया, 6.5 लाख। तो 6.5 लाख का, ये मान लीजिए ओपन मार्केट से अगर 500 शेयर अगर रिलायंस का अगर आप खरीदेंगे तो आपको 6.5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। 6.5 लाख होगा तभी जाके आप ये 500 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में मजा क्या है, फ्यूचर में जब हम कंट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमको 6.5 लाख नहीं देना पड़ता। 6.5 लाख का ओनली 20%, 20% अगर हम देते हैं, कितना, 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपया अगर हम देते हैं तो हमको पूरा 6.5 लाख का मेरे को माल, वो ब्रोकर जो है मेरा, वो हमको 6.5 लाख का माल हमको दे देगा, 1,30,000 में, फ्यूचर्स। ठीक है। तो फ्यूचर लेने के लिए 1,30,000 का मेरे पास मार्जिन वहां पे जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे मार्जिन लगता है फ्यूचर खरीदने के लिए। ऑप्शन में क्या लगता है, मेरे को प्रीमियम पेड करना पड़ता है। जो प्रीमियम है, जो टोकन मनी है, जो जमीन खरीदने के लिए जब हम लोग टोकन देते हैं, तो वो टोकन मनी अपने को वहां पे पेमेंट देना पड़ता है, जिसको यहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है। ये प्रीमियम जो भी है ये भी कुछ चीजों से बना हुआ है। ठीक है। वो हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे। फ्यूचर्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे आपको नहीं मिलेगा, नो चॉइस वहां पे। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें, आप शेयर्स उसके बदले में लेंगे या नहीं लेंगे। आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो नकार भी सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर्स जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है उन लोगों के लिए बेटर है, और ऑप्शंस जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए बेटर माना जाता है। ठीक है। लेकिन माना जाता है ये एक अलग हुआ, और मानना एक अलग बात है। तो बिगिनर्स के लिए ऑप्शंस है नहीं, ये मैं कहूंगा। सबसे पहले आपको जब तक ये सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं हो जाए तब तक आपको ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये प्रीमियम पेड मैक्सिमम लॉस है, ये सही है, लेकिन ये मैक्सिमम लॉस भी अपना कभी कभी अकाउंट साफ कर देता है। हम लोग इमोशंस में चल जाते हैं, अपना साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, उसके कारण बहुत बड़ा बड़ा लॉस भी लेना पड़ता है। तो बिगिनर्स के लिए ओनली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है। आप पहले सीखिए, जानिए क्या है ये मार्केट, उसके बाद ही ऑप्शंस में अपना हाथ आजमाइए। ये एक सिंपली फ्लो चार्ट है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स में मेनली जो हम लोग काम करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस का। फ्यूचर्स को आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर्स में आप बायर भी हो सकते हैं, आप सेलर भी हो सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई स्टॉक का प्राइस आने वाले फ्यूचर्स में, आने वाला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ऊपर की ओर भागेगा, तो आप वहां पे एज ए बायर एक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे बाय कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर उसका प्राइस अप जाता है, आप वहां पे अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह लगता है कि कोई स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस इन फ्यूचर आपका डाउन जाने का चांस है, तो आप उसका फ्यूचर जो है, फ्यूचर को आप वहां पे सेल कर सकते हैं एज ए सेलर। आप फ्यूचर में आप सेलर भी वहां पे बन सकते हैं। और अगर वहां पे प्राइस अगर डाउनफॉल करता है तो उससे आप एक अच्छा प्रॉफिट वहां पे बना सकते हैं। ठीक है। कोई भी स्टॉक में, कोई भी मतलब जो फ्यूचर ऑप्शंस में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं, वही स्टॉक्स में आप बाय या सेल्स आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस आपका एक क्या है, कॉल ऑप्शंस, और दूसरा क्या है, पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन में भी आप बायर हो सकते हैं। आप अगर चाहे कि हम, अगर आपको ये लग रहा है कि स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस अप जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप वहां पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको यह लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप वहां पे कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। आप बायर भी बन सकते हैं ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का, और सेलर भी बन सकते हैं कॉल ऑप्शन का, आप सेल भी कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन जो होता है वो हम लोग कब खरीदते हैं, जब हमको ये लगता है कि इंडेक्स या स्टॉक का जो प्राइस है, वो प्राइस आने वाले समय में
नीचे गिरेगा, डाउनफॉल उसमें आएगा, तब हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है। और अगर हमको ये लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर भागेगा, तो हम पुट ऑप्शन को वहां पे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा अभी जो नए नए हैं, कि ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, उस ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। पुट ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन जो है, ये होता क्या है, कंफ्यूजन है, रहेगा थोड़ा। आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें ये सारा चीज हम लोग A to Z दूर करेंगे। ठीक है। ये बहुत सारा चीज है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, जो कि अगर एक बार हम जान गए, उसको अच्छे तरह से उसको अपना माइंड में सेट कर लिए, तो ये बहुत पैसा बना के दे सकता है। लेकिन अगर इसको बिना जाने, अगर इसमें अगर अपना हाथ लगाएं, तो वो अपना हाथ क्या, पूरा शरीर वो जला के रख देगा। ऐसा चीज है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो ट्रेड है, इसको जीरो सम गेम कहा जाता है। जीरो सम गेम, क्योंकि ये कंट्रैक्ट है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, कंट्रैक्ट होते हैं। किसका? एक पार्टी से दूसरे पार्टी का। तो यहां पे आप मान लीजिए अगर बायर हैं, तो हम यहां पे सेलर हैं। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा लॉस हो रहा है। और अगर आपको लॉस हो रहा है, तो वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको कहा जाता है जीरो सम गेम। ये 1:1। अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो कोई वहां पे सेल कर रहा है उसको, तभी आप वहां पे बाय कर पा रहे हैं। तो वो कोई इंडिविजुअल, या तो इंस्टीट्यूशन है, एंटिटी है, या कोई पर्सन है, वो सेल किया है तभी आप बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा, तो उसको लॉस हो रहा है, जो सेल किया है। और अगर आपको लॉस हो रहा है, तो अगला जो आपको सेल करके बैठा हुआ, उसको वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। सेलर्स को कब प्रॉफिट होता है? जब प्राइस नीचे की ओर आए। और बायर्स को कब प्रॉफिट होता है? जब प्राइस ऊपर की ओर जाए। तो जो सेलर्स होते हैं ऑप्शन में, जो ऑप्शन के सेलर्स होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि प्राइस, हम जिस प्राइस में इसको बेचे हैं, उससे नीचे ही रहे प्राइस, तभी मेरे को प्रॉफिट होगा। और बायर्स क्या चाहता है कि हम जिस प्राइस में खरीदे हैं, प्राइस वहां से ऊपर जाए, तब जाके मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहां पे सेलर्स वर्सेस बायर्स यहां पे चलता है, और ये कंटिन्यू चलता है, पर सेकंड चलता है। लाइव मार्केट में ये कंटिन्यू चलते जाते हैं। ठीक है। ये सेलर्स और बायर्स का वहां पे ये लड़ाई चलता है। ठीक है। तो ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल करके और बाय करके आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ बाउंडेशन है। जैसे बाइंग करने के लिए ओनली आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है। जैसे 10,000 का मान लीजिए प्रीमियम है, तो 10,000 का प्रीमियम आपको वहां पे पेड करना पड़ता है। लेकिन सेलिंग सेलिंग करने के लिए आज के डेट में आपको इंडियन मार्केट में मार्जिन ही देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट वो भी 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका मार्जिन वहां पे लगता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ये मैक्सिमम लॉस आपका कितना है? 10,000 ही, जो प्रीमियम आप पे किए हैं। लेकिन अगर आप सेल किए हैं ऑप्शन को, तो वहां पे आपका लॉस हो जाता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लॉस वहां पे हो जाता है। क्यों? कैसे? ये ये एक पूरा डिटेल्स इसका पार्ट है। क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, इसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम कैसे तैयार होता है, किस किस चीज से वो मिलकर बना हुआ है, जब तक वो सारा चीज आप नहीं जानेंगे, तब तक ये अनलिमिटेड रिस्क वगैरह ये भी लोगों का क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, और तो बहुत कुछ है बात करने का। ठीक है। लेकिन आज का सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं।
एक घंटा का ही सेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं, ज्यादा लंबा हो जाता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं सब। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और भी बहुत सारा टॉपिक्स है। अभी तो बस हम लोगों का ये ऑप्शन को ऊपर से जस्ट हम लोग ये स्टार्ट ही किए हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और बहुत कुछ समझना बाकी है। जब एक बार आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो ऑप्शन को किस तरह से नचाया जाता है, ऑप्शन को, ऑप्शन आपके बात से नाचेगा, उस तरह से आपको यहाँ पे, आप वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नया एक टॉपिक के ऊपर, और मिलकर सीखते हैं अच्छे तरह से। और ये जो प्रीवियस जो सेशन है और आज का सेशन, ये भी यूट्यूब में डाल देंगे। कोई भी अगर मान लीजिए मिस किए हैं या जिन्हीं को अगर रिपीटेड वे में अगर देखना है, समझना है, आप लोग वहां से भी देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, सब अच्छे से रहिएगा। और किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर है ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, टाटा, बाय बाय।